Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'll be covering up your ISC Class 11's Economics' third chapter, Basic Problems of an Economy. Now, apologies, I have been very busy off late with my offline classes, and at the same time, I want to inform you if you are interested in doing the offline classes for subjects economics and English of class 11, then you should come and join in into our Ascend batch for class 11. For that, what you have to do is you need to download my application Aryan Tutorials if you are an Android user, and if you are an iOS user then you need to download Class Plus app. Class Plus app download करने के बाद आपको मेरा organization code which is TLYMMV इसको पंचन करना है। इसको पंचन करते ही आप हमारा कोर्सेज को परचेज कर पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं कहां है, या फिर यू कैन गो टू गूगल एंड क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन भी आप डाल सकते हो, एंड उसको डालने के बाद कुछ ऐसा आपका डैशबोर्ड खुलेगा। बेसिकली आपको कोर्सेज सेक्शन में जाना है। कोर्सेज में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे असेंड है विच कंबाइंस बोथ इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। असेंड का इंग्लिश इंडिविजुअल कोर्स भी है, इकोनॉमिक्स का इंडिविजुअल कोर्स भी है। फीस यू कैन सी इट इज 4000, 4000, 3999, 3999 एंड 5999 में दोनों सब्जेक्ट इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, जहां आपका लाइव क्लासेस हो रहा है। ठीक है, लाइव क्लासेस इज गोइंग ऑन। कंटेंट में आपको दिखा देता हूं, 34 लाइव क्लासेस हमारा कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स मिला के। इसके अलावा हमारे टेस्ट है, पीपीटीज है, चैप्टर वाइज ई नोट्स है, पढ़ाया जा रहा है, कीवर्ड्स नोट डालना बाकी है, ग्रामर का वर्कशीट वगैरह सब कुछ हो रहा है। सो एवरीथिंग इज बीइंग टॉट जो क्लासरूम में यहाँ पे हो रहा है। सो इफ यू वांट टू स्टडी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, धीरे धीरे हौले हौले करके यू वांट टू बिल्ड अप ऑन योर कॉन्सेप्ट, देन यू कैन ज्वाइन दी असेंड बैच। अदरवाइज यूट्यूब पे तो आपको जो मिल रहा है फ्री में वो तो मिलते ही रहेगा। कंटिन्यू विद द वीडियो। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद योर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 11 विच इज बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, एक इकोनॉमी के कौन कौन सी मुश्किलें होती है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। नाउ as you can see they have attached the word basic. Why basic? Basic का मतलब हुआ that these problems are the most fundamental. Now what do I mean by fundamental? Fundamental मतलब ये सबसे पहले प्राइमरी है। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब हुआ that these problems are प्राइमरी प्रॉब्लम्स, यानी सबसे पहले हर इकोनॉमी को, एवरी इकोनॉमी हैज टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू दीज प्राइमरी प्रॉब्लम, एंड दीज प्राइमरी और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आर एट द हार्ट, या फिर आप बोल सकते हो कोर ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब बाकी सारे प्रॉब्लम्स जो है, बाकी सारे प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के इन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व अराउंड करते हैं। All other problems of the economy encircle around these fundamental or these basic problems of the economy, and that is why they are regarded as the most fundamental, most primary and the most basic ones. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो what is this basic problem about? Like what is this problem about? Economic problem है किस बारे में? Economic problem basically is associated with the problem of allocation. Now allocation का मतलब क्या हुआ? Allocation means distribution. क्या चीज का डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको मैं कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट करूं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब मैं कौन कौन से सेक्टर में डालूं। शुड आई डिस्ट्रीब्यूट माई रिसोर्सेज टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, और शुड आई डिवोट इट टुवर्ड्स सेकेंडरी सेक्टर, और शुड आई डिस्ट्रीब्यूट इट टुवर्ड्स टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। कौन से सेक्टर में मेरे को रिसोर्सेज डालना चाहिए? और आखिरकार ये एलोकेशन का प्रॉब्लम आता क्यों है? व्हाई डज इट ओरिजिनेट? सो आपको क्वेश्चन लगाना चाहिए, व्हाई डज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, व्हाई डज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ओरिजिनेट? ठीक है, व्हाई डज इट ओरिजिनेट? एंड द आंसर टू दैट इज scarcity. Scarcity of what? Scarcity of resources. Had resources been available in abundance, अगर resources abundance में होता, हमें मगजमारी नहीं करना पड़ता ना, हमें सोचना ही नहीं पड़ता कि कौन से सेक्टर को कितना resources देना चाहिए. It is because nature hasn't given us everything in abundance, therefore we have to sit
and make a choice. Note my keyword what I'm saying. We have to sit and make a choice. यानी एक और प्रॉब्लम निकल के आया, देखिए यहां लिखा हुआ है, also called as the problem of choice. So we have to sit and make a choice. Allocation is the main problem. Allocation हो क्यों रहा है? Because of the scarcity, and scarcity की वजह से क्या करना पड़ रहा है आपको? चॉइस लेना पड़ रहा है, ठीक है. सो वी हैव टू सिट एंड मेक अ चॉइस एज टू हमारा जो रिसोर्सेज है वो कहां जाएगा, कहां डिस्ट्रीब्यूट करेगा हम लोग टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. That is what economic problem is about. I hope the keywords are clear. Economic problem is about the problem of allocation of resources. Why do we need to allocate the resources? Because resources are available in limited quantity. That is, there is a scarcity of resources. And due to that scarcity of resources, we have to sit and make a choice as to in which sector of the economy, primary, secondary, or tertiary, we need to distribute our resources towards the production of different kinds of goods that can benefit the citizens of our economy. I hope I'm crystal clear in this. इसीलिए बेसिकली अगर बात किया जाए इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का तीन मेन मुद्दा है. Three main problems which are associated with economic problem. Number one is that the people of our economy, the citizens of our economy, their desires, their wants are unlimited in number. However, in the backdrop of that, nature has given us limited amount of resources which can be used to produce limited amount of goods and services. So in other words, ये जो unlimited want हुआ और limited resources हुआ, इन दोनों के बीच में हो गया डिवोर्स. कैसा डिवोर्स? अनलिमिटेड वांट क्या दर्शाएगा? अनलिमिटेड वांट दर्शाएगा आपका डिमांड, एंड लिमिटेड रिसोर्सेस क्या दर्शाएगा? लिमिटेड रिसोर्सेस दर्शाएगा आपका सप्लाई, ठीक है, सप्लाई. इन अदर वर्ड्स हमारा डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगा सप्लाई से. Wants will always remain ahead in availability of the resources for producing different kinds of goods and services. इसीलिए हर एक इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है. There comes a problem of choice कि वो क्या बनाएगा, क्या बनाऊं मैं. अब इतने सारे लोग अलग अलग चीज मांग रहे हैं, मुझे क्या बनाना चाहिए, मुझे कैसे बनाना चाहिए, मुझे किसके लिए बनाना चाहिए. These are some of the problems that we are going to discuss ahead अभी right now. ठीक है, I hope that is clear. इतना आपको समझ में आया. And despite the resource being limited in quantity, at the same time another problem which nature has given with that resource is that it can be put to multiple use. Alternative uses का मतलब हो गया, alternative का मतलब हो गया multiple uses. मतलब एक गिवन सेट ऑफ रिसोर्स से आप एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, ए कमोडिटी, बी कमोडिटी, सी कमोडिटी सब बना सकते हो. So if you decide to produce one particular commodity, the other commodities which could have been produced, आप मान लीजिए एक लकड़ी है, एक लकड़ी से मैं या तो सोफा बना लूं या तो अलमीरा बना लूं. अब उस लकड़ी को अगर मैंने सोफा के लिए इस्तेमाल किया, आई कैन नॉट प्रोड्यूस अलमीरा. या अगर मैं अलमीरा बनाऊंगा तो मैं सोफा नहीं बना पाऊंगा. इन अदर वर्ड्स, सोफा बनाने से उसका जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव यूजेस आप देख रहे हो ना, ऑल्टरनेटिव का मतलब हुआ मल्टीपल. नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव यानी जो अगला सामान बन सकता था, विच कुड हैव बीन प्रोड्यूस. सोफा के जगह अलमीरा बन सकता था उस लकड़ी से, दैट हैज टू बी लेट गॉन. वो हमें छोड़ना पड़ता है. सिमिलरली अगर अलमीरा बनाएंगे तो सोफा विच कुड हैव बीन प्रोड्यूस विद दैट वुड, दैट हैज टू बी लेट गॉन. सो ये प्रॉब्लम आता है कि रिसोर्सेस का लिमिटेड होने के साथ साथ एक कैरेक्टरिस्टिक भी है कि वो इट कैन बी पुट टू मल्टीपल और सेवरल यूजेस. तो हमें क्या बनाना चाहिए? एक्स बनाओ या वाई बनाओ, ए बनाओ या बी बनाओ, सी बनाओ या डी बनाओ. We have to make a choice. So in other words, choice is that main problem जिसके आसपास बाकी सारा प्रॉब्लम ऐसे ऑर्बिट कर रहा है. All problems are interconnected with the problem of choice. I hope I am clear. यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. As I said, इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसके साथ एसोसिएटेड है? आपका स्कैसिटी के साथ. स्कैसिटी ऑफ व्हाट? स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज. स्कैसिटी का मतलब हो गया वांट एक्सीड द अवेलेबल रिसोर्सेज. इन अदर वर्ड्स, द डिमांड ऑफ द पीपल, डिमांड ऑफ द पीपल इज मच मोर देन सप्लाई, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया. ठीक है, कि वांट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिमांड. एंड रिसोर्सेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सप्लाई एट विच वो गुड्स एंड सर्विसेज बना सकता है एंड फुलफिल कर सकता है डिमांड को. इन अदर वर्ड्स, लोग का डिमांड हमेशा ज्यादा ही रहेगा सप्लाई से. दैट इज व्हाट द स्कैसिटी का प्रॉब्लम इज अबाउट. इन अदर वर्ड्स, रिसोर्सेज आर
इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट मतलब लिमिटेड इन क्वांटिटी, ठीक है। इनसफिशिएंट मींस लिमिटेड इन क्वांटिटी टू satisfy ऑल काइंड्स ऑफ वांट ऑफ द पीपल, ठीक है। की फैक्ट्स, ये प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल होने का मतलब क्या हो गया, इट एग्जिस्ट्स इन एवरी इकोनॉमी, मतलब हर इकोनॉमी, चाहे वो आपका डेवलप्ड हो, चाहे आपका डेवलप्ड इकोनॉमी लाइक यूएसए हो, यूएसए चाइना हो, चाहे डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया हो, बांग्लादेश हो, किसी भी टाइप का इकोनॉमी हो, चाहे इकोनॉमी कैपिटलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट मतलब जहां पे बिजनेसमैन का ज्यादा राज चलता है, ठीक है, कैपिटलिस्ट हो, चाहे इकोनॉमी सोशलिस्ट हो जहां पे सरकार ज्यादा डोमिनेट करता है, चाहे इकोनॉमी मिक्स्ड हो, हर इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम ऑफ स्केसिटी एंड्योर करना पड़ता है। दे हैव टू सफर द प्रॉब्लम ऑफ स्केसिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ इकोनॉमी। ये प्रॉब्लम परमानेंट रहेगा, परमानेंट मतलब हमेशा रहेगा, हैज एग्जिस्टेड, इज एग्जिस्टिंग एंड विल ऑलवेज एग्जिस्ट। हमेशा प्रॉब्लम ऑफ स्केसिटी और शॉर्टेज विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, एग्जिस्ट फॉर बोथ रिच एंड पुअर इकोनॉमी, चाहे जैसा भी हो, एंड दैट इज व्हाई इट क्रिएट्स द नीड फॉर चॉइस। वी नीड टू मेक अ चॉइस एट एवरी डेजिग्नेटेड पाथ, ठीक है। चलो, रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, देखिए यहां लिखा हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट स्केसिटी is leading to choice which is giving rise to opportunity cost। अभी opportunity cost क्या होता है हम लोग थोड़ा देरी में डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। चला जाए, आगे बढ़ा जाए, आइए। Now why does economic problem arise? क्यों एक इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो गया, अब आपको क्या समझ आया? What did you understand by economic problem? Economic problem is associated with the problem of allocation, and that allocation is happening due to scarcity, and due to that scarcity what is it leading to, it is leading to the problem of choice, ठीक है। So this is what economic problem is about. Why does economic problem arise? It is because of the three facts as we discussed, अभी हमने डिस्कस किया था, तीन रीजन से इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लोगों की इच्छाएं अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, एंड रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस है, बहुत सारे चीजों में उसको लगाया जा सकता है, तो वही चीज आपका लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है अनलिमिटेड वांट, ह्यूमन वांट्स नेवर एंड, दे आर अनलिमिटेड इन नेचर। वांट इंक्रीज विद टाइम, समय के साथ लोग की जरूरत बढ़ते जाती है। सम वांट्स दे रीअकर, रीअकर मींस दे रीअपियर अगेन एंड अगेन। वांट्स डिफर इन अर्जेंसी एंड पीपल प्रिपेयर अ स्केल ऑफ प्रेफरेंस। स्केल ऑफ प्रेफरेंस का मतलब the most urgent want will be satisfied first, followed by the less urgent want. So since human want is unlimited, बोल के हमेशा प्रॉब्लम ऑफ स्केसिटी एग्जिस्ट करेगा। आप उनको दो बना के दोगे वो चार मांगेंगे, आप उनको चार बना के दोगे वो आठ मांगेंगे, आप आठ बना के दोगे वो 16 मांगेंगे। So it keeps on increasing over time and people का want remain unsatisfied forever. You cannot satiate people, satiate का मतलब you cannot saturate people by providing them with everything because their everything has no end altogether, ठीक है। Second universal fact is that resources are limited in nature. Now, in the context, in the light of this unlimited human want, the resources which are capable of being used, in production to produce various kinds of goods and services, they are limited in amount. सब कुछ नहीं बन सकता है, ठीक है। Resources like land, labor, capital, entrepreneurship, ये सारे resources जो है, they are limited and they are incapable of satisfying all kind of want, ठीक है। लिमिटेड है बोल के सारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम दीज रिसोर्सेज आर बीइंग capable of put to multiple uses, alternative uses. Some same resource, ठीक है, same resource can be used for different purposes, like land can be used for growing either wheat, rice, or can be used for setting up a factory. अब हम क्या करेगा? Time can be used for study or sports, capital can be used for machines or building. Therefore resources का it leads to the problem of allocation, कि कहाँ पे allocate करना चाहिए resource को, कहाँ distribute करना चाहिए, किस टाइप का goods and services बनाने में distribute करना चाहिए। That is what your economic problem is about. And now इन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम से
व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज से आपके सेंट्रल प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं. सेंट्रल. नाउ व्हाई आर दे कॉल्ड सेंट्रल? सेंट्रल बिकॉज दे आर एट द कोर. एज आई सेड, सेंट्रल का मतलब होगा दे आर एट द कोर, या तो आप बोल सकते हो रूट, या तो आप बोल सकते हो हार्ट. दे आर एट द कोर, रूट और हार्ट ऑफ ऑल अदर प्रॉब्लम्स. इन अदर वर्ड्स, बाकी सारे प्रॉब्लम्स जो है इकोनॉमी के, वो इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. दैट इज व्हाई दे आर रिगार्डेड एज द सेंट्रल प्रॉब्लम. दे आर द मोस्ट यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है. सेंट्रल का मतलब आप यूनिवर्सल भी मान सकते हो. दे आर द मोस्ट यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. नाउ इन सेंट्रल प्रॉब्लम का किया गया है आपका क्लासिफिकेशन. ठीक है. ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ योर सेंट्रल प्रॉब्लम. सेंट्रल प्रॉब्लम को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ. सो उस हिसाब से टोटल में 6 सेंट्रल प्रॉब्लम है. एलोकेशन का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा क्या होता है. एलोकेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. यूटिलाइजेशन तो खैर आपको पता ही होगा. व्हाट इज यूटिलाइजेशन? यूटिलाइजेशन मींस यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, इस्तेमाल. एंड ग्रोथ तो आपको पता है, ग्रोथ इज ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज. उसके हिसाब से वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, problem of fuller utilization, problem of efficient utilization, and the problem of economic growth. 6 central problems in total that needs to be covered up. चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है. और मैं आपको बताऊंगा कि बाकी सारे प्रॉब्लम इनके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड विथ वन अनदर. स्टार्ट करते हैं 6 सेंट्रल प्रॉब्लम के साथ. सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, व्हाट एंड हाउ मच. नाउ the problem of what is actually divided into two main category. ठीक है. The problem of what to produce is actually divided into two main category. First is what commodity, कि कौन सा गुड बनेगा, एंड फिर दूसरा आता है इन what quantity, कितना क्वांटिटी में बनेगा. व्हाट कमोडिटी का मतलब हो गया कि क्या इकोनॉमी को ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाना चाहिए, क्या इकोनॉमी को ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाना चाहिए, या इकोनॉमी को ज्यादा कैपिटल गुड्स बनाना चाहिए, यानी मशीन के टुवर्ड्स ज्यादा एलोकेशन करना चाहिए. अब दोनों में ही अपने अपने रेपरकशंस है, प्रोज एंड कॉन्स है. इफ एन इकोनॉमी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस मोर ऑफ कंज्यूमर गुड, अगर इकोनॉमी डिसाइड करता है कि चलो ज्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूमर गुड के लिए बनाते हैं, तो फिर सवाल उठ के आता है इकोनॉमी का फ्यूचर में एफिशिएंसी या कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर इकोनॉमी का. क्योंकि अगर आप मशीन बनाते हो तो मशीन क्या इंश्योर करता है कि फ्यूचर में जब आपको प्रोडक्शन करना होगा, आपको ज्यादा बनाना होगा कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो मशीन विल बी केपेबल इनफ. उसका क्या होगा अगर कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाएंगे तो सवाल उठ गया यहाँ पे. तो आप बोलोगे आर्यन सर, आर्यन भैया एक काम करते हैं, कैपिटल गुड ज्यादा बनाते हैं, तो अभी प्रेजेंट में लोग क्या खाएगा? अगर सारा रिसोर्सेस को डिवोट कर देंगे टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड, तो कंज्यूमर गुड कहाँ जाएगा? लोग तो भूखमरी में मर जाएंगे. खाना नहीं मिलेगा तो आपका क्या बोलते हैं, फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगा, हेल्थ डिटीरियोरेट होगा, तो इम्पोवरिश्ड पीपल, यानी जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो इनएफिशिएंट रह जाएगा, इनकेपेबल रह जाएगा ऑफ कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्टिवली टुवर्ड्स प्रोडक्शन. सो कैन यू सी दिस कि एक प्रॉब्लम से बाकी सारे प्रॉब्लम इंटरकनेक्ट हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं. That is why economy has to sit and clear cut make a choice between कितना consumer good and कितना capital good. That is what the problem of what is about, what to produce, यानी what commodity to produce. Now एक बार चलो मैंने डिसाइड कर भी लिया कि आई वांट टू प्रोड्यूस इतना कंज्यूमर गुड एंड इतना कैपिटल गुड. दूसरा सवाल उठ के आता है कितना क्वांटिटी में बनाना चाहिए. कितना क्वांटिटी मतलब अगर आपने ठीक से एस्टिमेशन नहीं लगाया क्वांटिटी का, तो आपके साथ क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द टू थिंग्स व्हिच कैन हैपन. ईदर यू कैन एंड अप over producing the production, so it might lead to overproduction, or you might end up in the underproduction. ठीक है. ईदर ओवर प्रोडक्शन या फिर अंडर प्रोडक्शन. अगर ओवर प्रोडक्शन आपने कर दिया, ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जितना गुड्स एंड सर्विसेज का रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आपने बना दिया. इन अदर वर्ड्स
योर एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज ओवर प्रोडक्शन। आपने बहुत ज्यादा सप्लाई कर दिया है, अब वो बिक नहीं रहा है। अगर वो बिक नहीं रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइसेस को कम करना पड़ेगा उसको बिकवाने के लिए। आप मार्केट में आपके प्रोडक्ट का डिमांड था 100 यूनिट, आपने 500 यूनिट बना दिया, 100 यूनिट बिक गया, 400 यूनिट बिक नहीं रहा है, तो आप क्या करेगा, उस 400 यूनिट का प्राइस कम करेगा। अब अगर प्राइस कम होगा तो यू एज अ प्रोड्यूसर यू विल फील डिस्करेज, आप डीमोटिवेट हो जाओगे कि मेरे को दाम कम करके बेचना पड़ा। सो आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, आप प्रोडक्शन कट डाउन कर दोगे, कम कर दोगे। इन अदर वर्ड्स आपके फैक्ट्री में जितने वर्कर काम कर रहे होंगे उतना का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि 400 प्रोडक्ट तो वेस्ट चला जा रहा है, तो आप उनको काम से निकाल दोगे। उनको काम से निकालोगे, बेरोजगारी होगा, बेरोजगारी होगा, वो लोग बेचारा गरीबी में जिएगा, इट लीड्स टू पॉवर्टी। पॉवर्टी होगा तो वो लोग अपना बच्चा को पढ़ा नहीं पाएगा, लिखा नहीं पाएगा, दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ एडुकेटेड, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इन द इकोनॉमी। एंड अगर वो लोग पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो फ्यूचर में लॉन्ग रन में जाके एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बन गया। देख रहे हो पूरा साइकिल कैसे कनेक्ट हो जा रहा है एक दूसरे में। सो प्रॉब्लम प्रॉब्लम को खींच रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंडिंग क्यों इसको सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं, बिकॉज दीज आर एट द रूट कॉज ऑफ ऑल अदर प्रॉब्लम। तो फिर अगर आपने अंडर प्रोडक्शन कर दिया, चलो ओवर प्रोडक्शन का तो प्रॉब्लम समझ में आ गया। अगर आपने अंडर प्रोडक्शन कर दिया, व्हाट इज अंडर प्रोडक्शन, जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम गुड्स एंड सर्विसेज बना दिया। मार्केट को चाहिए 100 यूनिट, आपने सिर्फ 50 बनाया है, सो 50 का शॉर्टेज हो गया। शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा उससे क्या आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है। इन्फ्लेशन आ रहा है तो उससे कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जा रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जा रहा है तो लोग बचत कम कर पाएंगे, सेविंग कम होगा। सेविंग कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे मार्केट में। इन्वेस्टमेंट कम आएगा इकोनॉमी के अंदर में, तो जो इकोनॉमी का कैपेसिटी होगा एक्सपैंड करने का प्रोडक्शन को, वो भी आपका श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। उससे रोजगार बहुत ज्यादा जनरेट नहीं होगा। रोजगार नहीं जनरेट होगा मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं इंक्रीज होगा, तो उससे पॉवर्टी परसिस्ट करेगा, कंटिन्यूअस रह जाएगा, एंड लॉन्ग रन तक रह गया तो इकोनॉमी अंडर डेवलप रह जाएगा। So are you understanding? Problem is leading to problem. That is what the problem of what to produce is about. Deciding which goods to produce and how much of each good is to be produced. Since resources are limited, consumer good बनाओ या capital good बनाओ, butter बनाओ या gun बनाओ, ठीक है, ये सारा आपका प्रॉब्लम एसोसिएट होता है व्हाट टू प्रोड्यूस पे। चलो एक बार व्हाट का अगर सोल्यूशन निकाल भी ले तो अगला प्रॉब्लम आता है अबाउट द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएगा। So this problem is associated with the problem of production technique. ठीक है, choice of production technique. Should you go for labor intensive technique? Labor intensive का मतलब हो गया आप ज्यादा वर्कर्स का इस्तेमाल कर रहे हो and less of machine. या you should go for capital intensive technique. Capital intensive हो गया ज्यादा मशीन एंड कम वर्कर। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, सारे लेबर एक जैसे एफिशिएंट नहीं होते हैं और एक जैसा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। इन अदर वर्ड्स यूनिफॉर्म क्वालिटी का क्या होगा, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट का क्या होगा, हर लेबर तो अपने हिसाब से प्रोडक्शन बनाएगा, सो इन प्रोडक्ट बनाएगा, सो उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो फॉलो नहीं हो पाएगा। अगर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो ये प्रोडक्ट ग्लोबल लेवल पे कंपीट कैसे करेगा बाकी सारे इकोनॉमी के साथ जो लोग मशीन मेड प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो फिर आप बोलोगे ठीक है, तो आर्यन भैया एक काम करते, कैपिटल इंटेंसिव इस्तेमाल कर लो, मशीन का इस्तेमाल करो। ठीक है, अगर आपने ज्यादा मशीन का इस्तेमाल किया और लेबर को हायर ही नहीं किया, आपने प्रोडक्शन तो कर दिया, गुड्स तो बना दिया, मशीन आने की वजह से आपका कैपेसिटी बढ़ जाएगा प्रोडक्शन करने का, बट उनको परचेज कौन करेगा। इट इज बिकॉज जब लेबर इंटेंसिव इस्तेमाल करते हैं वो लोग अपना पैसा कमाता है वेजेस के थ्रू, एंड उन्हीं वेजेस को स्पेंड करता है जो कि आपका इनकम बनता है। अगर उन्हीं को कोई हायर नहीं करेगा काम करने के लिए और मशीन से सारा काम हो जाएगा, तो गुड्स खरीदेगा कौन, who will purchase those products? That is the problem. Therefore, a proper proportion between how much your labor intensive and how much your capital intensive should be employed, that has to be figured out. उसको खोजना जरूरी बन जाता है। ठीक है, गॉट द लॉजिक। सो इट डिपेंड्स अपॉन, मतलब आप कैसे कौन सा लेबर इंटेंसिव ज्यादा करोगे या कैपिटल इंटेंसिव, वो डिपेंड करेगा आपके इकोनॉमी में कितना लेबर है और कितना कैपिटल अवेलेबल है, एंड आपकी इकोनॉमी का टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कैसा है। गॉट द लॉजिक। उसके बाद आता है तीसरा प्रॉब्लम, हाउ मच, सॉरी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। शुड आई प्रोड्यूस फॉर मोर ऑफ रिच पीपल, should I produce for more of rich people or should I produce for more of poor people? अब दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है।
रिच पीपल के लिए अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे दैट मींस रिच पीपल दे आस्क फॉर लग्जरी, यानी आपने लग्जरी बनाना शुरू किया। अगर आपने लग्जरी बनाना शुरू किया तो आपने रिसोर्सेज को टेक्निकली देखा जाए तो वेस्टेज की तरफ ढकेल दिया। क्यों? क्योंकि लग्जरीज आर मेंट टू शो ऑफ, उससे उससे कुछ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हो रहा है लोगों का। तो फिर ज्यादा पुअर के लिए बनाते हैं। अगर खाली पुअर के लिए बनाएंगे तो पुअर तो खाली नेसेसिटीज लेगा, नेसेसिटी लेगा, और आप अगर खाली नेसेसिटीज बनाओगे, रोटी कपड़ा मकान में फोकस करोगे, तो कैपिटल गुड्स में नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट गुड्स में नहीं करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में, डेवलपमेंट में नहीं करोगे, तो देश का विकास कैसे होगा? हाउ विल ग्रोथ हैपन? देख रहे हो, प्रॉब्लम इज लीडिंग टू प्रॉब्लम। सो देयरफॉर वी हैव टू सिट एंड प्रॉपरली डिसाइड कि रिच के लिए कितना रिसोर्स जाएगा, मतलब लग्जरीज बनाने में कितना जाएगा, एंड नेसेसिटीज के लिए कितना जाएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए कितना जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना जाएगा, पावर के लिए कितना जाएगा, इरिगेशन के लिए कितना जाएगा। ये सबका प्रॉपर बैठ के एलोकेशन होना चाहिए। आ गया समझ में? दैट इज व्हाट फॉर होम टू प्रोड्यूस इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस इज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसको बांटेगा हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल। सो वो आप डिसाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, लोग कितना खरीद सकता है। परचेजिंग पावर किससे पता चलेगा? परचेजिंग पावर पता चलेगा लोगों का फैक्टर इनकम देख के। नाउ व्हाट इज फैक्टर इनकम? बेसिकली द रिवॉर्ड दैट यू पे टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। उनके रिवॉर्ड्स क्या हो जाएंगे? लैंड को मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगा वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। वो देख के आप डिसाइड करते हो, यानी फैक्टर इनकम देख के आप डिसाइड करते हो कि किसके लिए कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा इन द इकोनॉमी। दैट इज योर प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस, सॉरी। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये प्रॉब्लम बेसिकली डेवलप्ड इकोनॉमी का है। ठीक है, हम हैशटैग लगा के लिख दे रहा है, प्रॉब्लम associated mainly with developed economy। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज मेनली एसोसिएटेड विद डेवलप्ड इकोनॉमी। ये प्रॉब्लम उन इकोनॉमीज के लिए है जिन्होंने रिसोर्सेज अपना आइडेंटिफाई कर लिया है, एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है, बट अब सोच रहे हैं कि इसको बिना वेस्ट हुए कैसे पूरी फुलर यूटिलाइजेशन करें। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर। Fuller utilization of resources would mean that all kinds of resources, be it natural resource, man-made resource, and human resource, all three should be fully utilized। fully utilized, fuller utilization का मतलब हुआ no wastage has to take place। ठीक है, कि बिना वेस्टेज किए कैसे इन रिसोर्सेज का पूरी इस्तेमाल किया जाए। सो दिस प्रॉब्लम इज अबाउट ensuring। व्हाट इज ensuring? Ensuring is making sure that all resources are fully employed। In other words, we have to avoid unemployment of any resources and idling away। idling away का मतलब ही हुआ wastage। idle means wastage of resources needs to be avoided in this problem। ठीक है, जैसे वी हैव टू मेक श्योर दैट अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा ना हो इकोनॉमी में, बिकॉज दोज लेबर दे एड टू नथिंग, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू एनीथिंग इन द इकोनॉमी। इसके बाद आता है दिस प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। तो मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट लगा के, हैशटैग लगा के, प्रॉब्लम मेनली फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज, इकोनॉमीज लाइक इंडिया। क्या है वो प्रॉब्लम? एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? जुडिशियस। ठीक है, एफिशिएंट मींस जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अच्छे से इस्तेमाल करना रिसोर्सेज को। एंड व्हाट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि अगर इफ यू आर केपेबल ऑफ एक्सपैंडिंग द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड विदाउट लेटिंग गो ऑफ द अदर, तो आप बोलोगे कि आपका रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर आपका
क्या बोलते हैं, if it is possible to increase the employment of one section without compromising the job of the other section, तब आप बोलोगे कि resources efficiently utilize हो रहा है. That is what efficient utilization means. ठीक है? It means that resources should be used to produce maximum output. Maximum output means to its full potential. जितना है पूरा एकदम निचोड़ के निकाल लेना को एफिशिएंट यूटिलाइजेशन बोलते हैं, जिसको हमने पिछले क्लासेस में इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज के नाम से भी पढ़ा था. Economizing of resources. And what is economizing of resources? Putting the resources to the best possible use. That is economizing. Putting the resource to its best possible use. That is economizing of resources. ठीक है? In other words, efficient utilization का मतलब हुआ no wastage, best allocation and maximum production to be taken place. That is efficient utilization. Is that clear? And then coming to the last problem, that is problem of growth. Growth का मतलब हो गया income कैसे बढ़ाएं, how to expand, प्रोडक्शन. क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दैट विल ऑटोमेटिकली लीड टू इंक्रीज इन इनकम, एंड इनकम जितना बढ़ेगा दैट विल ऑटोमेटिकली लीड टू इंक्रीज इन wealth of the economy. So that is what the problem of economic growth is about. In other words, increasing the production capacity over time. ठीक है? Increasing the production capacity over time. इसके लिए हमें ज्यादा कैपिटल चाहिए. कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स का रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी में. ठीक है? इसके अलावा वी नीड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, टेक डेवलपमेंट का जरूरत है. इसके लिए हमें ज्यादा वर्कर्स का जरूरत है. व्हाई डू वी नीड वर्कर्स? टू मेक यूज ऑफ द रिसोर्सेस. ठीक है? रिसोर्सेस का इस्तेमाल कराने के लिए वर्कर का जरूरत है. एंड वी नीड बेटर प्रोडक्टिविटी. व्हाट इज बेटर प्रोडक्टिविटी? मींस हायर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस. ठीक है? हमारे पास कैपेसिटी होना चाहिए ज्यादा प्रोडक्शन करने का. इन चीजों का जरूरत है. ठीक है? ताकि इकोनॉमी के लोगों का हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव हो सके एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डेवलपमेंट व्हिच रिमेन्स प्रोलॉन्ग. प्रोलॉन्ग यानी इट विल लास्ट फॉर सेवरल इयर्स. वन टाइम ग्रोथ नहीं, हमेशा के लिए ग्रोथ होते रहना चाहिए. प्रोलॉन्ग समय के लिए ग्रोथ होते रहना चाहिए, उसके लिए चाहिए. ठीक है? चलो, कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ ये जितना भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया उसको अगर हम लोग ग्राफिकली प्लॉट कर दे, ठीक है, दोज प्रॉब्लम्स आर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड. तो मैं लिखता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इन्हीं प्रॉब्लम्स को जब हम लोग ग्राफिकली दिखाएंगे उसको हम लोग दिखाते हैं वी इंडिकेटेड थ्रू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. नाउ प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन इज एसोसिएटेड विद मेकिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. डू यू ऑल अग्री? यस, यू ऑल अग्री. व्हाट इज प्रोडक्शन? मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज प्रोडक्शन. मैं आपसे पूछता हूं पॉसिबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी मींस आउटकम. कितना बना सकते हैं? What could be the possible outcome of making those goods and services? And what is curve? Curve का मतलब ही हो गया आपका graphical representation, right? Graphical representation मतलब हो गया curve. So production possibility curve मैं पहले आपको बना के दिखाना चाहता हूं कि कैसा दिखता है. ठीक है? Y axis origin, X axis बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व गुड एक्स गुड वाई, दो गुड का कॉम्बिनेशन बताता है. अब वो दो गुड कुछ भी हो सकता है. जैसे आप अपने बुक में देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा आपका
यहाँ लिखा रहेगा आपका बटर और यहाँ लिखा रहेगा आपका गन्स, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दिया गया था इसका कॉन्सेप्ट, इसीलिए बटर एंड गन्स का कॉन्सेप्ट लगाया गया है। आर्टिलरी एंड कंज्यूमर गुड, जहां पे बटर क्या रिप्रेजेंट करता है, बटर रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर गुड एंड गन्स रिप्रेजेंट आर्टिलरी, ठीक है, आर्टिलरी इन अदर वर्ड्स कैपिटल गुड वगैरह, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट है। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक्चुअली लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है, दिस इज हाउ योर पीपीसी कर्व लुक्स लाइक। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताएगा कि आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बना सकते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बना सकते हो by making use of resources, ठीक है, different combination of goods which can be produced by making use of resources, combination A, combination B, combination C, combination D, E and F. Now the question that would arise in your mind is that Aryan sir, why have you made this downward sloping, ये इस तरीके से नीचे ही क्यों जा रहा है, like A से लेके F तक क्यों आ रहा है? What does it imply? It implies, मान लीजिए अगर आप इधर थे combination C पे थे जिसमें आप इतना यूनिट Y और इतना यूनिट X बना रहे हो, Y0 एंड X0, उससे आप डिसाइड करते हो कि आपको कॉम्बिनेशन ई पे आना है, तो कॉम्बिनेशन ई पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, what do you have to do for coming down to combination E? You are sacrificing some unit of Y to get the additional unit of X. In other words, ये downward sloping curve imply क्या कर रहा है, this downward sloping curve is implying that in case if we want to have more of X, Y has to be let gone and vice versa, and X को कम करेंगे तभी Y को बढ़ा पाएंगे। अब ऐसा हो क्यों रहा है, आपने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसके बारे में है, it is because of the problem of scarcity. So PPC is downward sloping due to scarcity. It is due to scarcity of resources, and due to this limited resources, if the economy decides to produce more of one good, it will have to let go of the other. एक अगर आप बनाओगे तो दूसरा को आपको छोड़ना पड़ जाएगा। इन अदर वर्ड्स हमारा जो रिसोर्सेज हुआ वो कैसा हुआ, हाउ इज आर रिसोर्सेज आर गिवन, गिवन का मतलब क्या हो गया, दिस गिवन मींस आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो पीपीसी क्या बताएगा, पीपीसी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता रहा है दो गुड्स का, कितने गुड्स का, दो गुड्स का, क्योंकि आप ग्राफ में दो ही गुड दिखा सकते हो, गुड वाई एंड गुड एक्स। सो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, कीवर्ड इज टू गुड्स, जो कि हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ अपना जो भी टेक्नोलॉजी उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे पास अवेलेबल है उसके साथ एंड अपने रिसोर्सेस को पूरी एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के बाद बना सकते हैं, ठीक है, वो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है। सो पीपीसी ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा, इट इज बिकॉज ऑफ दिस, टू हैव मोर ऑफ वन गुड वी हैव टू लेट गो ऑफ द अदर, ठीक है, टू हैव मोर ऑफ वन गुड वी हैव टू लेट गो ऑफ द अदर, इसके लिए पीपीसी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस। नाउ अच्छा, पीपीसी का एक और नाम भी है, प्लीज डोंट फॉरगेट, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं पीपीसी कर्व को, ठीक है, इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। नाउ ये अजम्पशन है, पीपीसी जब हम लोग बना रहे हैं सबसे पहले हम लोग ऐसा मानेगा कि रिसोर्सेज हमारा लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, जो भी टेक्नोलॉजी ऐसा मान लेते हैं वो गिवन है, वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चेंज होगा तो चेंज होने से जो इकोनॉमी का प्रोडक्टिव कैपेसिटी है गुड्स का वो बढ़ जाएगा, इकोनॉमी विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ गुड्स ड्यू टू अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं अगर एक लैंड ले लूं, ठीक है, इफ आई अंडरटेक द एग्जांपल ऑफ अ लैंड, इस लैंड में अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, तो आप इसमें 20 क्विंटल्स, ठीक है, 20 क्विंटल ऑफ क्रॉप उगा ले रहे थे, बट जैसे आपने टेक्नोलॉजी चेंज किया, अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग से शिफ्ट कर दिया ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ, ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग ऑर्गेनिक सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल करते हैं अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो अगर उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा अपना,
ये 20 क्विंटल की जगह ऑटोमेटिकली आपका 30 या 32 क्विंटल देना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि लैब ग्रोन सीड्स जो होते हैं, यानी जो HYV सीड्स होते हैं, उनका यील्डिंग या उनका फर्टिलाइजेशन रेट कंपेयर टू ऑर्गेनिक सीड्स बहुत ज्यादा होता है, तो वो लोग ज्यादा ग्रेन्स प्रोवाइड कर सकता है। अब समझ आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ कांस्टेंट टेक्नोलॉजी? क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर देते हो तो उसी गिवन रिसोर्सेज में से, फिक्स्ड रिसोर्सेज में से आप ज्यादा आउटपुट बना पाओगे। इन अदर वर्ड्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का इन दैट केस यहां नहीं रह के वो कुछ ऐसे बाहर तरफ मूव कर जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। इसके अलावा रिसोर्सेज शुड बी फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूएबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। वील टॉक अबाउट दिस assumption as well. नाउ ये जो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूएबिलिटी ऑफ रिसोर्स हुआ, बेसिकली हम लोग इसको दिखाते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दैट किसी भी ग्राफ का जो शेप होता है, क्या वो लीनियर होगा? मैं आपको बोलना चाहता हूं दैट शेप ऑफ अ कर्व यानी ग्राफ, किसी भी ग्राफ का शेप कैसा होगा? क्या वो लीनियर होगा? लीनियर का मतलब क्या हो गया? क्या वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या फिर वो नॉन लीनियर होगा? नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर मतलब कि कुछ ऐसा दिख रहा होगा या फिर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, एटसेट्रा, ठीक है। कर्व के फॉर्म में होगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स अपॉन द स्लोप। आपने मैथ्स में स्लोप किया होगा, m से रिप्रेजेंट करते हैं जूनियर क्लासेस में 9-10 में। व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। इसी मैथ्स के स्लोप को इकोनॉमिक्स के भाषा में, इसी स्लोप को इकोनॉमिक्स के भाषा में मैथमेटिकल स्लोप इज मार्जिनल इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी स्लोप को हम लोग मार्जिनल के नाम से जानते हैं, मार्जिनल के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। इट इज रिगार्डेड एज मार्जिनल इन इकोनॉमिक्स। कोई अगर आपसे पूछे मैथ्स का स्लोप क्या होता है, मैथ्स का स्लोप इकोनॉमिक्स के लिए मार्जिनल होता है। एंड हर एक मार्जिनल के साथ, यानी इको में आप जब भी मार्जिनल निकालोगे, मार्जिनल हो जाएगा बेसिकली y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यानी इसको हम लोग चेंज इन y अपॉन चेंज इन x के फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि कितना y में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन x, ठीक है। नाउ हर एक मार्जिनल के साथ अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि आप याद करिए जब आप कंजम्पशन पढ़ रहे थे, कहां पे? चैप्टर 2 में, व्हेन आई वाज टीचिंग यू कंजम्पशन। कंजम्पशन में आपने, कंजम्पशन करने से आपको क्या मिलता है? यूटिलिटी मिलता है, याद है? यूटिलिटी मिलता है। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज योर satisfaction that you derive, and satisfaction का जो मेजरमेंट किया था हमने, हाउ डू वी मेजर द सेटिस्फैक्शन? दो तरीका से। एक तो था आपका मार्जिनल, जहां मार्जिनल का मतलब क्या था? आपका चेंज, और एक था आपका टोटल। सो ये मार्जिनल वहां पे क्या हो गया था? व्हाट वाज दैट मार्जिनल? दैट मार्जिनल वाज स्लोप, और वो किसका स्लोप था? वो स्लोप बनेगा टोटल का, ठीक है। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? सो बेसिकली मार्जिनल का मतलब, जहां जहां इकोनॉमिक्स में आप मार्जिनल देखोगे, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी दैट वाज चेंज इन सैटिस्फैक्शन, वो बेसिकली टोटल का चेंज बता रहा है कि टोटल कैसे चेंज करेगा, यानी वो टोटल का स्लोप बता रहा है, ठीक है। इको में जब भी आप वर्ड मार्जिनल देखते हो तो वो हमेशा मैथ्स के टर्म में स्लोप हो गया। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कंजम्पशन के टाइम पे आपने कॉन्सेप्ट लगाया किसका? यूटिलिटी का, सैटिस्फैक्शन का। वैसे ही जब प्रोडक्शन होगा, ठीक है, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के साथ जो कॉन्सेप्ट जाएगा वो होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। उफ, आ रहा है समझ में? I hope you are understanding the way I'm teaching in depth. And if you're liking my explanation, do let me know in the comment section below. Because it is through your motivation, like it is through your appreciation and through your feedback, it motivates me to make more such quality content pertaining to subject economics and English. ठीक है? So जब भी production होगा,
तो प्रोडक्शन के साथ आता है कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सिंपल मतलब में अगर मैं बताऊं, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सैक्रिफाइसेस टू गेन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सैक्रिफाइसेस टू गेन। इन अदर वर्ड्स, मेरे पास लैंड है, इस लैंड में मैं दो क्रॉप्स उगा सकता हूं। कौन कौन सा दो क्रॉप उगा सकता हूं? व्हीट उगा सकता हूं या तो फिर राइस उगा सकता हूं। अब आप खुद बताइए लैंड कैसा है, यहाँ पे लैंड कैसा है? दिस लैंड इज लिमिटेड, इन अदर वर्ड्स माय रिसोर्स इज लिमिटेड। इस लिमिटेड लैंड में इफ आई डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ व्हीट, अगर व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करूंगा, कैन आई प्रोड्यूस राइस? नो, आई हैव टू लेट गो ऑफ राइस। एंड इफ आई प्रोड्यूस मोर ऑफ राइस, आई विल हैव टू लेट गो ऑफ व्हीट। इन अदर वर्ड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें बताता है कि कुछ पाने के लिए क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो ओवर हियर ऑन दैट गिवन अमाउंट ऑफ लैंड, if we are taking the opportunity, if we are undertaking the opportunity of producing more of wheat, we are letting go of the opportunity of producing rice and vice versa. Why? क्यों हो रहा है ऐसा? Because resources are limited. So opportunity cost हमें बताता है कि wheat को produce करने का उसका next alternative रिसोर्सेज का क्या है, कैसा यूजेस है? ऑल्टरनेटिव यूजेस है, अभी थोड़ा देर पहले हमने किया। लैंड कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस, दैट इज टुवर्ड्स द फार्मिंग ऑफ व्हीट और टुवर्ड्स द फार्मिंग ऑफ राइस। सो इफ वी आर अंडरटेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ फार्मिंग व्हीट, वी हैव टू लेट गो ऑफ द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। अगला ऑल्टरनेटिव गुड जो कि राइस हो गया, बन सकता था व्हीट की जगह, उसको हमें छोड़ना पड़ रहा है। दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेल्स अस। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हो गया सैक्रिफाइस ऑफ वन गुड टू प्रोड्यूस द अनदर गुड, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, बेसिकली नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, फॉरगॉन। फॉरगॉन का मतलब हो गया गिवन अप। फॉरगॉन मींस गिवन अप टू प्रोड्यूस द अदर कमोडिटी, वो होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैं अगर आपको बोलूं ये जो लैंड है, ये लैंड पंजाब का लैंड है। ठीक है, दिस लैंड इज ऑफ पंजाब। अब आप ज्योग्राफी तो पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में, आपको बेसिक पता होगा कि पंजाब का लैंड या सॉइल is naturally more fertile and suitable towards the production of what? Wheat. Towards the production of wheat. अब उस पंजाब के लैंड में मैं जबरदस्ती राइस उगाने का कोशिश अगर करूं, उग तो जाएगा लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, वो एक्सपेंसिव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पंजाब का लैंड इज नेचुरली सूटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड नॉट टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ राइस। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारा ये जो अजम्पशन हुआ, मैं यही समझाने का कोशिश कर रहा था दैट सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए परफेक्टली सब्स्टिट्यूएबल नहीं होते हैं। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूएबल का मतलब ही हुआ कि सारे रिसोर्सेज परफेक्टली सब्स्टिट्यूएबल नहीं है। मतलब अगर पंजाब का लैंड है तो पंजाब का लैंड बेस्ट सूटेबल है टुवर्ड्स द फार्मिंग ऑफ व्हीट एंड नॉट टुवर्ड्स द फार्मिंग ऑफ राइस। सो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूएबिलिटी का मतलब हुआ रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली, ठीक है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली efficient in producing all the commodities। ठीक है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द कमोडिटी। इसके वजह से जब मैं पंजाब के लैंड में व्हीट को सैक्रिफाइस करके अगर राइस के प्रोडक्शन के टुवर्ड्स जाऊंगा, व्हीट को सैक्रिफाइस करके अगर राइस के प्रोडक्शन के टुवर्ड्स जाऊंगा, तो मेरा जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग राइस ऑन कौन सा लैंड? पंजाब्स लैंड will increase. Do you agree? Do you agree with me? Yes, you would. Cost of making the rice on Punjab's land will increase. इसी को हम लोग बोलते हैं increasing opportunity cost. ठीक है, this is regarded as increasing marginal opportunity cost बोलते हैं इसको हम लोग। इन अदर वर्ड्स, मेरे को जो व्हीट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को जो व्हीट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा राइस उगाने के लिए पंजाब के लैंड में,
वो वीट मेरे को ज्यादा करके सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स मेरा जो खर्चा आएगा राइस का, राइस इज टू वीट का, वीट के अगेंस्ट में वो बहुत ज्यादा हाई रहेगा इन कंपैरिजन टू वीट ऑन पंजाब लैंड, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द कमोडिटी या ऑल द कमोडिटी। ठीक है, जिसकी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एज प्रोडक्शन ऑफ वन गुड इंक्रीजेस, and what is that one good? That one good is rice on Punjab's land, ठीक है, increases, the sacrifice of the other good increases. What is the sacrifice? कौन सा good sacrifice करें हम लोग? Wheat, which is naturally fit for producing, for agriculture, naturally fit for agriculture on Punjab's land, ठीक है। जिसकी वजह से जब स्केड्यूल हम लोग बनाते हैं ना, लेट्स मेक अ स्केड्यूल, आप ले लो वीट, आप ले लो राइस, और आप ले लो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल कैसे निकालते हैं, मैंने क्या सिखाया अभी आपको? मार्जिनल निकालते हैं हम लोग y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इन अदर वर्ड्स चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। इन अदर वर्ड्स जो हमने सैक्रिफाइस किया, यहाँ y में मैं क्या दिखाऊंगा? वीट, और x में क्या दिखाऊंगा मैं? राइस, ठीक है। एंड MOC क्या हो जाएगा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा मेरा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। कितना y सैक्रिफाइस किया इस टू x पाने के लिए, मतलब वीट कितना छोड़ा राइस पाने के लिए। आप मान लीजिए आप 20 क्विंटल वीट उगा रहे थे जब 0 क्विंटल ऑफ राइस था, मार्जिनल क्या आएगा? डैश, कुछ भी नहीं। याद रखिएगा कि मार्जिनल हमेशा अगला से शुरू होता है, अगर आप कुछ नहीं बना रहे हो तो वहां पे डैश कुछ भी नहीं आएगा। चेंज ऑलवेज हैज टू टेक प्लेस वंस यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग समथिंग। अब आपने डिसाइड किया कि इनिशियली आप राइस 1 क्विंटल राइस उगाओगे। नाउ 1 क्विंटल राइस उगाने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसोर्स विल बी वेरी मच लेस, देयरफॉर आपको ज्यादा वीट सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है शायद आपको खाली 1 क्विंटल ही सैक्रिफाइस करना पड़े। सो हाउ मच आर यू सैक्रिफाइसिंग वीट? 1 क्विंटल in order to gain how much rice? 1 क्विंटल, 1:1। so what is marginal opportunity cost? 1, ठीक है, 1:1 is 1। बट जैसे ही आप 2, 3, 4, जैसे ही आप डिसाइड करते हो कि राइस को ज्यादा करके उगाना चाहते हो पंजाब के लैंड में, तो इन दैट केस वीट का जो सैक्रिफाइस भी होगा वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज पंजाब इज नॉट नेचुरली फिट फॉर प्रोड्यूसिंग राइस। इन अदर वर्ड्स हो सकता है इस बार आपको 17, कितना सैक्रिफाइस किया आपने? 19 से 17, यानी कितना सैक्रिफाइस किया? दिस टाइम हो सकता है आपको 2 क्विंटल सैक्रिफाइस करना पड़ जाए वीट का इन ऑर्डर टू गेन 1 क्विंटल ऑफ राइस। सो ये 2 हो गया। नेक्स्ट टाइम हो सकता है जब आप और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दिस टाइम में भी आपको और ज्यादा, कितना इस बार सैक्रिफाइस किया? 17 से 14, मतलब इस बार आपने 3 क्विंटल सैक्रिफाइस किया 1 क्विंटल राइस के लिए, विच इज 3। अगला बार और अगर राइस का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो हो सकता है इस बार और ज्यादा, 10, कितना सैक्रिफाइस किया आपने? इस बार हो सकता है 4 क्विंटल आप सैक्रिफाइस करो 1 क्विंटल राइस के लिए। तो ये जो आप देख रहे हो ना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हो रहा है मार्जिनल के टर्म पे, मार्जिनल मतलब कि चेंज के टर्म्स पे, दिस चेंज इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग। दिस इज रिगार्डेड एज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिसकी वजह से जब आप पीपीसी को एक्चुअली बनाते हो, शेप बनाते हो पीपीसी का, तो मैं यहां पे दोबारा से ले लेता हूं आपका वीट, राइस, MOC, और मैं कर्व भी बनाऊंगा वहां पे, ठीक है। वीट को y एक्सिस पे, राइस को x एक्सिस पे, एंड MOC तो हम लोग जानते हैं क्या है? y अपॉन x। मैं 15 से शुरू कर रहा हूं, 15:0 डैश 1:14, कितना हो गया? 1:1, 1 आ गया। उसके बाद आपका 2 क्विंटल पे मैं ले लूंगा 12, सो ये हो जाएगा 2:1, सो 2 आ गया। 3 क्विंटल पे मैं ले लूंगा 9, सो कितना आ गया? 3:1, 3 आ गया।
4 क्विंटल पे हो सकता है 5, तो कितना आ गया 4:1, सो ये आ गया आपका 4, एंड 5 क्विंटल पे हो गया 0, तो ये कितना हो गया 5:1 विच इज 5। सो इसी को जब हम लोग प्लॉट करेंगे, ये जो आप देख रहे हो ना कि ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, इसी को जब ग्राफिकली प्लॉट किया जाएगा तो हमें हमारा पर्टिकुलर शेप मिल जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस यहां मैं दिखाऊंगा राइस एंड यहां मैं दिखाऊंगा व्हीट, ठीक है। लेट मी डू द मार्किंग फर्स्ट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, एंड यहां मैं ले लेता हूं 3, 6, 9, या ज्यादा अच्छा रहेगा मैं अगर 2 का डिफरेंस लूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, एंड 15 भी होगा। चलो प्लॉटिंग शुरू करते हैं आपका। फॉर 0 यूनिट ऑफ राइस वी हैव 15 यूनिट ऑफ व्हीट, यहां कहीं पे प्लॉट हो रहा होगा क्योंकि इधर 15 होगा कहीं पे। उसके बाद 1 यूनिट पे वी हैव 14, 1 यूनिट ऑफ राइस पे वी हैव 14। उसके बाद 2 यूनिट ऑफ राइस पे वी हैव 12, सो 2 यूनिट ऑफ राइस पे वी हैव 12। 3 यूनिट ऑफ राइस पे वी हैव 9, 3 यूनिट पे वी हैव 9, 10 और 8 के बीच में 9। 4 यूनिट पे वी हैव 5, 4 यूनिट पे वी हैव 5, मतलब हो गया आपका 6 और 4 के बीच में, 6 और 4 के बीच में, एंड 5 यूनिट पे वी हैव 0। सो अगर आप ध्यान से देखो और इसको प्लॉट करो तो आपको समझ आएगा कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, ये इस तरीके से कर्व निकल के आ रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज लुकिंग लाइक, इन अदर वर्ड्स इट लुक्स लाइक दिस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव इन शेप, इट इज कॉनकेव इन शेप। तो इससे हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में क्या समझ आया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में दो चीज समझ में आया फीचर्स का अगर बात करें। सबसे पहला तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का कारण, रीजन क्या है, रीजन आप बोलेगा लिमिटेड, लिमिटेड resources. That is why if you want to have more of one good, X चाहिए तो Y has to be let go and vice versa, ठीक है। To produce more of one good, the economy will have to sacrifice the other commodity, must sacrifice the other. So this is showing the problem of scarcity and opportunity cost के बारे में। The next alternative which has to be let go, and अगला आता है आपका shape, ठीक है। Next is about the शेप ऑफ पीपीसी, और वो मैंने आपको अभी करके दिखाया कि शेप कैसा है। पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, व्हाई, इट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या हुआ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली फिट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द कमोडिटी बोल के, अगर हम लोग रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं जो कि उसके लिए बेस्ट सूटेड है, वहां से हटा के कोई अनसूटेबल प्रोडक्शन में, तो हमारा जो खर्चा आएगा उसको बनाने का अनफिट वाला प्रोडक्ट को, दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, दैट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, एंड इसी को इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा पीपीसी का शेप जो है वो कॉन्केव निकल के आया जो हमने प्लॉट करके देखा, ठीक है। दिस इज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस एंटायर थिंग इज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसकी वजह से, जिसको जब प्लॉट किया तो पीपीसी का शेप कॉन्केव निकल के आ रहा है। यानी कि अगर आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो और यहां से यहां तक का देखो, ये बढ़ते चला जा रहा है, एंड देन जब यहां से यहां तक का देखोगे तो ये और बढ़ गया, यहां से यहां तक और बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आई एम क्लियर, इतना समझ में आ गया है आपको। सो कॉनकेव रीजन, रिसोर्सेज, कोई अगर आपसे कारण पूछे क्यों है ऐसा, सो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द कमोडिटी, हियर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। इट इज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। नाउ लास्ट पार्ट हमारा बचता है, वो है प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करना, पीपीसी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। जस्ट 1 second, I'll just copy paste the entire thing.
Just 1 second. हाँ, चलो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिकली सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम लोग एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस यहां आ जाएगा आपका गुड x एंड यहां जाएगा आपका गुड y। ठीक है। हाउ विल माय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लुक लाइक? PPC curve will look like this. पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। बेसिकली ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, ये कौन से प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा है? दिस एंटायर थिंग हाईलाइट्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड द प्रॉब्लम of what to produce। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। क्योंकि अगर आप कॉम्बिनेशन बी बनाते हो, आप सी डी ई और ए नहीं बना पाओगे। अगर आप कॉम्बिनेशन सी बनाते हो तो आप बी ई बी ए नहीं बना पाओगे। अगर आप कॉम्बिनेशन ए बनाते हो तो आप बाकी सारा नहीं बना पाओगे। सो इट इज इंडिकेटिंग योर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है। एनी पॉइंट विच इज इनसाइड पीपीसी डी ई, आप मान लीजिए यहां पे पॉइंट पी, ये पॉइंट पी क्या इंडिकेट करेगा? ये पॉइंट पे इंडिकेट करेगा अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब आप ये सारे कॉम्बिनेशन बना सकते थे ए बी सी डी ई, बट आपने अगर कोई भी कॉम्बिनेशन अंदर बनाया, इसका मतलब है कि आपने इतना रिसोर्सेस जिसका पोटेंशियल था उसको वेस्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज इंडिकेटिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, wastage of resources। And any point which lies outside PPC curve, say point Q। ठीक है, कोई भी पॉइंट जो आउटसाइड बाहर होगा पीपीसी कर्व का, वो क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है कि यहां तक हम लोग पहुंच सके, एंड एट द सेम टाइम अगर इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज हो जाए या रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो शायद पॉइंट क्यू अटेनेबल है। यानी इन अदर वर्ड्स, क्या सर इस तरीके से पीपीसी बाहर तरफ शिफ्ट कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं कर सकता है ना। ये बाहर तरफ शिफ्ट तभी करेगा जब रिसोर्स का अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, या तो रिसोर्स का अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाए या तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से आपका पीपीसी इस तरीके से बाहर तरफ शिफ्ट कर पाए। ठीक है, सो पॉइंट ए बी सी डी ई ऑन द पीपीसी कर्व विल इंडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। Any point which lies outside PPC will indicate the problem of scarcity and the problem of economic growth, and any point inside PPC will indicate the problem of underutilization of resources. ठीक है, so with this we complete our chapter the basic problems of an economy। I hope आपको समझ आ गया होगा, आपको मजा आया होगा आज के क्लास में। If yes, then do let me know down in the comment section below। अगर आपको इस चैप्टर का ये जो मैंने नोट्स यूज किया है इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे एप्लीकेशन पे आ जाइए। ठीक है, गो डाउन टू माय एप्लीकेशन आर्यन ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि आप कैसे आर्यन ट्यूटोरियल पे आ सकते हो। आप एंड्रॉइड यूजर अगर हो तो आर्यन ट्यूटोरियल डाउनलोड करना है, iOS यूजर हो तो क्लास प्लस डाउनलोड करना है। एंड माय ऑर्गेनाइजेशन कोड इज PLYMMV, PLYMMV। This is for I
OS यूजर्स, ठीक है, जो लोग एप्पल का मोबाइल फोन चलाते हैं उनके लिए है। आप इसको पंच इन करिए, अपने नंबर से रजिस्टर करिए, उसके बाद आप आ जाइएगा, उसके बाद आप आ जाइएगा यहां पे, आपको कुछ इस तरीके से कंटेंट सेक्शन दिखाई देगा, फ्री मटेरियल दिखाई देगा, ठीक है, देख पा रहे आप, कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री मटेरियल पे टैप करना है, डॉक्यूमेंट आपको ऐसे दिखाई देगा। ये जो पहला वाला आप देख रहे हो यूट्यूब पीपीटी क्लास 11 इकोनॉमिक्स का है, मैंने यहाँ पे 2 चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था उसका पीपीटी डाल दिया, मैं 3rd चैप्टर का भी डाल दे रहा हूँ। तो आप इसको जाइए, डाउनलोड करिए, and keep liking, sharing and subscribing, and let me know in the comment section below whether you're liking my class. I'll see you in my next video. Till then, keep smiling, keep studying, take care, bye bye.